पर खास तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर हुआ है, उस संदर्भ में जमात इस्लामी की क्या डिमांड्स हैं, जमात इस्लामी के क्या सजेशंस हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान, महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों में जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसको लेकर जमात इस्लामी की डिमांड, जमात इस्लामी के सुझाव आपके सामने रखे जाएंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा आसाम के इविक्शंस को लेकर है। आसाम में जिस तरीके से टारगेटेड अंदाज में बुलडोजर एक्शंस किए जा रहे हैं, बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटीज, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करके जो एक्शंस वहां हो रहे हैं, उस संदर्भ में जमात इस्लामी के सजेशंस और जमात इस्लामी की डिमांड आपके सामने रखी जाएगी। और चौथा मुद्दा आप जानते हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली राइट्स कॉन्स्पायरेसी केस में बेल को लेकर जो जजमेंट आया है, उस पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है। तो ये 4 मुद्दे होंगे जिस पर इंशाल्लाह आपके समक्ष बात रखी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आप दोनों हजरात आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले मोहतरम सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद से गुजारिश करूंगा कि वो मीडिया को ब्रीफ करें। मैं भी आप सबका आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जैसा कि बात आई, 4 मुद्दों पर आज बात की जाएगी। सबसे पहला जो इश्यू है वो यूएस के टैरिफ्स का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, खास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ सूरत में जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है उसमें 15 लाख से ज्यादा वर्कर्स वो मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ से ज्यादा के कारपेट्स स्टक हैं। तिरुपुर, जहाँ पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर के करीब जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा मरकज है, वहाँ बहुत सारी यूनिट्स बंद होने के करीब पहुंच चुकी हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर डालेंगे और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। कई सजेशंस हमने इस प्रेस नोट में लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके जरिए ये सजेशंस गवर्नमेंट तक पहुंचें। सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ, दीगर मुल्कों के साथ गवर्नमेंट का और ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए और इस टैरिफ को रिड्यूस करने की, रैशनलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि कैबिनेट तकरीबन 25,000 करोड़ के पैकेज पर गौर कर रही है। इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट माफ किए जाने चाहिए, जीएसटी रिफंड किए जाने चाहिए, उनको लोन्स फराहम किए जाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ जो बड़े पैमाने पे जॉब्स जा रही हैं, तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फराहम करने की कोशिश होनी चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो दूसरे मार्केट्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह के तकरीबन 40 ममालिक हैं जहां पर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनका अच्छा खासा मार्केट मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मोर देन $590 बिलियन का मार्केट है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट ने अभी तक सिर्फ 6% इनको कवर किया है। मतलब अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर बाकी है। तो इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस इसमें तफसील से दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़िए भी, इनको मीडिया में भी कवर कीजिए और हुकूमत तक भी इन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हमारी रहनुमाई की गई है। गरीबों का वेलफेयर सिर्फ बड़े व्यापारियों का, करोड़पतियों और अरबपतियों के को सामने रखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई जानी चाहिए,
बल्कि गरीब लोगों को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद इसी में यकीन रखती है, इस्लाम की तालीम के हवाले से, और हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की भी यही रहनुमाई है। तो अगर हुकूमत इस पर सख्ती से अमल करे तो इन सब मसाइल पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट आज इश्यू है वो फ्लड और नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड मौजू है। आप जानते हैं कि इस दफा बारिश ने पूरे मुल्क में एक हैवॉक क्रिएट किया है, खास तौर पर हमारे पड़ोसी पंजाब में, दिल्ली के करीबी, और उसके अलावा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सब जगहों पर काफ़ी तबाही आई है। लोगों के इकोनॉमिक लाइवलीहुड मुतासर हुए हैं, घर मुतासर हुए हैं, एक बड़ी तादाद शेल्टर्स में रहने पर मजबूर है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जगह जगह नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं, डैम्स मुतासर हो रहे हैं, रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है। इस मसले की भी जड़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमने यहाँ पर ये बात लिखी है कि हमारे नज़दीक करप्शन जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मुसलसल, ये भी इस सारे मसले की एक अहम जड़ है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं लेकिन करप्शन की वजह से उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती। रोड्स बनाते हैं, एक ही बारिश में वो तबाह हो जाती हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, वो मुतासर हो जाते हैं। तो एक बड़ा रीजन करप्शन है। जब तक करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक इस तरह के मसाइल बराबर आते रहेंगे। तो इस हवाले से भी हमने यहाँ पे 4-5 सजेशन नोट किए हैं। सबसे पहला सजेशन ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, सबसे ज्यादा असर फार्मर्स पे, किसानों पे पड़ा है, उनके लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए और ज्यादा कोशिश की, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हमारे मुल्क को भी इस हवाले से खास तवज्जो देनी चाहिए। कुछ मशवरे भी हमने यहाँ पे नोट किए हैं। जो लोग मुतासर हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने, उनको परमानेंट आसरा फराहम करने के लिए हुकूमत को स्कीमें डिक्लेयर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर योजना है और मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, लाइवलीहुड सपोर्ट है, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इन सारी स्कीमों से इनको खुसूसी मदद फराहम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के इससे सबक हासिल करना चाहिए। और इससे एक बार फिर मालूम हुआ है कि डिजास्टर के लिए हमारी जो तैयारी है वो नाकाफी है। ये तो बहुत छोटा मसला है, बारिश का मसला, पानी का मसला, मानसून का मसला, ये तो प्रेडिक्टेबल है, मालूम है बारिश आने वाली है, ज्यादा भी आ सकती है। अगर इसके लिए ऐसे छोटे छोटे मसले भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिजास्टर्स के लिए हम बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। तो एक तरह से यह वार्निंग है, तो हमको इस वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए और हमारी जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसको भी बढ़ाने पर खास तवज्जो देनी चाहिए। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो आसाम में जो अनलॉफुल इविक्शंस हो रहे हैं उससे मुताल्लिक है। आप जानते हैं कि आसाम के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पे गोलपाड़ा, कामरूप, दीमा हसाओ, इन सब जिलों में बंगाली बोलने वाले मुसलमान और ट्राइबल ग्रुप्स, उनको निशाना बनाकर उन पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। सिर्फ गोलपाड़ा में 1700 से ज्यादा फैमिलीज को फोर्सिबली ताकत के जरिए हटाया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। ये रिपोर्टें भी हैं कि इनमें से अक्सर के पास 1948 से सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वोटर लिस्ट में इनके नाम मौजूद हैं, इनके रेवेन्यू पेपर्स मौजूद हैं। ऐसे लोगों को भी जो भारत के सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनको भी जबरदस्ती घरों से बेदखल किया जा रहा है बांग्लादेशी के नाम पर। वहाँ आशुदोबी में जिस तरह पुलिस का एक्शन हुआ और 19 साल के एक बच्चे को गोली मार के खत्म कर दिया गया, इसको भी हमने सख्त अल्फाज में कंडेम किया है। तो ये सारे एक्शंस हम समझते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। इसके नतीजे में कम्युनल टेंशन, लिंग्विस्टिक टेंशन, ये सब पैदा होने का इम्कान है। मामला सिर्फ अब आसाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह
बंगाली स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमने इस हवाले से 4-5 मतालबात लिखे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब तक हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट नहीं करता और सबके क्लेम सेटल नहीं होते, उस वक्त तक एविक्शन ड्राइव को इमीडिएटली रोका जाए, हॉल्ट किया जाए। जो पुलिस एक्शंस हुए हैं और खास तौर पर जो सकवर अली की डेथ हुई है 19 साला पुलिस फायरिंग में, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जो फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया है उनको फौरी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए और हर जगह माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी कैंपेन्स हैं और खास तौर पर बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठकर, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर जिस तरह के प्रोवोकेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स इश्यू हो रहे हैं, इसको फौरी रोका जाना चाहिए। चौथा और आखिरी जो आज इश्यू है हमारा, वो 2020 दिल्ली राइट केस में, कॉन्स्पिरेसी केस के हाई कोर्ट के जजमेंट से मुताल्लिक आप जानते हैं कि कई एक्टिविस्ट, उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके अलावा भी कई एक्टिविस्ट, वो 2020 से 5 सालों से मुसलसल यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है और अब हाई कोर्ट ने उनको बेल देने से भी इनकार किया है। तो हम समझते हैं कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है, बड़ा जालिमाना इक़दाम है। ये हमारी कोर्ट की मुताद्दिद रूलिंग्स मौजूद हैं कि बेल ये रूल है और जेल इज एक्सेप्शन है। जेल बिल्कुल नागुज़िर सूरत में होनी चाहिए और बेल दी जानी चाहिए। तो बगैर प्रॉपर ट्रायल के, बल्कि ट्रायल शुरू हुए बगैर 5-5 साल तक लोगों को जेलों में बंद रखना, जाहिर है कि ये कोई इंसाफ की, अदल की बात नहीं है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। ये प्रोसेस खुद एक पनिशमेंट बन गया है। जाहिर है कि लीगल प्रोसेस है, अदालत में मुकदमा चलेगा और अगर कसूर साबित होता है तो सजा होगी, साबित नहीं होगा तो बरी होंगे। तो सजा कसूर साबित होने के बाद, जुर्म साबित होने के बाद सजा मिलनी चाहिए। कोई भी माकूल आदमी उससे इनकार नहीं करेगा। जिस पर भी जुर्म साबित हो उसको सजा दी जाए, लेकिन बगैर सबूत के, अदालत में साबित हुए बगैर, बल्कि प्रॉपर तरीके से ट्रायल शुरू किए बगैर इतने सालों तक जेलों में बंद रखना, ये जाहिर है कि दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क को, किसी ऐसे मुल्क को जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, उसको ज़ेब नहीं देता। तो हमारे नजदीक ये बहुत ही नामुनासिब बात है। जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी इस हवाले से आदिलाना और मुनसिफाना तरीके इख्तियार करने चाहिए और अदालतों को भी जो उनके खुद बनाए हुए रूल्स हैं कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल, तो इसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर और यूएस का और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी हेजेमनी, उसको चैलेंज करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से इसका मुतालबा करते रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी सरकार ने स्टेप लिया है और दूसरे मुल्कों के साथ एक नया अल्टरनेट ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है, ये वेलकम स्टेप है और हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली फॉलो किया जाए और इसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाए। ये बात तो हमने इस प्रेस स्टेटमेंट में भी लिखी है कि अल्टरनेटिव मार्केट्स, टैरिफ के हवाले से अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करने की कोशिश होनी चाहिए। अब जाहिर है कि ये एससीओ के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक सिर्फ टैरिफ तक महदूद नहीं है, वो तो एक बड़ा पूरे ग्लोबल ऑर्डर में तब्दीली लाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि उसको भी वेलकम किया जाना चाहिए, हम भी वेलकम करते हैं। आप बंदा विश्वास से ऐसी उम्मीद क्यों लगाते हैं कि आसाम में कुछ अच्छा करते हैं वो बंदा? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है। जाहिर है उम्मीद होना ना होना ये एक दूसरा मसला है। अब उनको हुकूमत पर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर है कि उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाएगी। जो लोग हुकूमत पे होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, वो एक जिम्मेदारी के मनसब पर फाइज हैं। उनसे कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, संविधान कुछ मर्यादाओं की अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। भारत की जनता भी उन मर्यादाओं की अपेक्षा करती है। वो अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो खामोश नहीं रहा जाएगा, उनको याद दिलाया जाता रहेगा बार बार। तो याद दिलाने का काम हम करेंगे।
मानना नहीं मानना उनका काम है, और फिर उसके बाद भारत के अवाम का काम है कि अगले इलेक्शन में वो देखें कि जो लोग संविधान के अनुसार और नीति के अनुसार, नियम के अनुसार काम नहीं करते तो उनको इख्तियार पे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ये वोटर डिसाइड करेगा। लेकिन जमहूरियत में हुक्मरानों को तवज्जो दिलाने का काम हम सब का काम है। वो अगर गलती भी कर रहे हैं तो हमको बार बार तवज्जो दिलाने की जरूरत है, तो वो वही फरीजा अदा कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मार्केट की जो बात आपने उठाई है, ये वही बात है जो मोहन भागवत ने भी उठाई है, और उन्होंने एक बात और कहा है कि स्वदेशी मूवमेंट जिसको हमने भुला दिया है उसको फिर से आगे बढ़ाना होगा, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और इस तरह की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे कारपेट है वो सब डेट पड़ी हुई है या पड़ने जा रही है, उसको फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ डू यू थिंक? ठीक, सही है, जाहिर है ये बात जो भी कहेगा उसकी तायीद ही की जाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल माकूल बात है कि ऐसे मौके पे हमको बड़ी ताकतों के आगे झुकने के बजाय अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करना चाहिए, अल्टरनेटिव्स तलाश करना चाहिए, उनकी हेजेमनी को चैलेंज करना चाहिए। इस तरह अगर बड़ी ताकतें हमको डिक्टेट करती रहेंगी और हम उनके डिक्टेशंस के आगे अपने इंटरेस्ट को सरेंडर करते रहेंगे तो ये हेजेमनी और मजबूत से मजबूत तर होती रहेगी। तो ऐसे हालात में माकूल तरीका यही है कि आप उस हेजेमनी को कबूल न करें और अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करें और खुद कफील बनने की, सेल्फ रिलायंट बनने की भी हर मुमकिन कोशिश करें। तो क्या सारदा साहब, एक मेरा सवाल था, आपने बाढ़ को लेकर जिक्र किया, क्या मेरा पहला सवाल ये है कि क्या बाढ़ प्रभावित इलाके में पंजाब या दूसरे जितने जहाँ पर बाढ़ आई है, जमात इस्लामी की तरफ से क्या मदद पहुंचाई जा रही है या पहुंचाने का क्या इरादा है, किस तरीके से? जी, हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी हमने जिक्र भी किया है, हमारी प्रेस स्टेटमेंट में भी ये जिक्र मौजूद है कि जहाँ भी लोग प्रभावित हैं तो हमारे वर्कर्स वहाँ मुमकिन काम कर रहे हैं, वहाँ सर्वे किए जा रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको वॉलंटियर्स जाकर निकाल रहे हैं और उनको उनके लिए शेल्टर कैंप्स, रिलीफ कैंप्स मैनेज किए जा रहे हैं। और उसके अलावा एक बड़ा काम सर्वे का काम हो रहा है। सर्वे के अनुसार जो डाटा सामने आएगा उसके मुताबिक हम खुद भी रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ NGO से, हुकूमत से भी, सरकारों से भी उनको मदद पहुंचाने की और रिहेबिलिटेशन में उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल मेरा, तो जमात भी काम कर रही है और उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी हम ख्याल तंजीमें हैं, NGOs हैं, वो भी काम कर रही है। आपको लगता है झंडे पे एक कलमा लिखा हुआ है, तिरंगे के ऊपर कलमा लिखना सही मानते हैं आपकी? कहीं ना कहीं कलमा और तिरंगा दोनों का आता है, क्योंकि तिरंगे किस तरीके से बाद में इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब ट्राइवियल डिटेल्स हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उस गलती को काउंटर करने का सिस्टम, कानून मौजूद है। हमारा मुल्क में कानून मौजूद है नहीं भैया, जंगल तो है नहीं, ये तो एक कानून है, एक सिविलाइज सोसाइटी है। अगर किसी ने कोई गलती भी की है, नहीं की है, ये जानने के लिए भी सिस्टम मौजूद है। और अगर गलती की है तो क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए भी सिस्टम मौजूद है। तो मॉब्स को डिसाइड करने का कोई हक हासिल नहीं। अगर किसी को लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो सिस्टम के थ्रू करें, सिस्टम डिसाइड करेगा गलत है नहीं है, और गलत है तो क्या होना चाहिए। इस वक्त तो हमारे सामने इश्यू ये है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, उसके जो कन्वेंशनल मार्केट हैं, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स का बड़ा सोर्स रहे हैं, वो यूएस की टैरिफ पॉलिसी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव तलाश किए जाएं और उसके जो नुकसानात हो रहे हैं उन नुकसानात से बचने की कोशिश की जाए। उसके लिए हमने सुझाव दिए हैं, वो इस वक्त असल मौजूद है। बाकी और जो तफसीलात हैं तो जाहिर है कि उस पर भी मुनासिब मौके पर राय कायम की जाएगी। तो बहरहाल फलस्तीन का झंडा लेना ये हमारे मुल्क में गैर कानूनी है या इलीगल है ऐसा? कानूनी तौर पर तो नहीं है जी। तो ये FIR दर्ज करने वालों से सवाल होना चाहिए कि किस कानून के तहत ये हुआ है। भाई हमारा मुल्क तो फलस्तीन का हामी है, फलस्तीन की आज़ादी का हामी है। इजराइल जो मजालिम कर रहा है उस पर हम यूनाइटेड नेशंस में वोट दे रहे हैं उसके खिलाफ और सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट जल्द से जल्द कायम होना चाहिए, ये हमारा यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बार बार मुतालबा कर रहा है। तो जब ये सब वाकयात हो रहे हैं तो उसी कैंपेन में जो हमारे मुल्क की कैंपेन है,
जो गांधी जी के जमाने से हमारे मुल्क में बहुत ही हमारा एक डियर इश्यू रहा है फलस्तीन की आजादी, उस इश्यू की हिमायत में अगर कोई शख्स आगे आता है, हमारा कोई शहरी आगे आता है, तो ये इलीगल कैसे हो गया? इस पे FIR का और उस पे सजा देने का क्या जवाब? जो ममालिक इजराइल के हामी हैं, सब इजराइल के बड़े सपोर्टर्स माने जाते हैं यूरोप के ममालिक, वहां बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में तो लोगों को अपनी बात कहने का, अपने कॉज को परस्यू करने का हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी हक देती है, राइट देती है। ये सिविलाइजेशन की अलामत है, महज़िब होने की अलामत है कि आप लोगों को अपने कॉज को सपोर्ट करने का हक दें, राइट दें। हमारे मुल्क में तो एक एडिशनल मामला है, न सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है बल्कि फलस्तीन के कॉज के हामी भी। तो यहाँ फलस्तीन का झंडा लेना कैसे गैर कानूनी हो सकता है? पुलिस वालों को पूछना चाहिए कि आप कानून की मालूमात हासिल करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी को समझें, हमारे मुल्क के ओरिएंटेशन को समझें और हमारी जो एंटी इंपेरियलिस्ट लेगेसी है उसके बारे में ट्रेनिंग हासिल करें। तो ये पुलिस वालों को बताने की जरूरत है। जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्लियर वायलेशन है, बेसिक फंडामेंटल यूनिवर्सल जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं उनका वायलेशन है। और मैंने ये बात भी कही है कि खुद कोर्ट ने इनके बारे में जो डिटेनीज हैं, दिल्ली राइट डिटेनीज हैं, उनके बारे में तो खुद कोर्ट ने जो प्रिंसिपल दिया है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन, तो उसी का वायलेशन है। कोर्ट ने खुद अपने प्रिंसिपल को कोर्ट वायलेट कर रहा है कि बगैर ट्रायल के और बगैर केस सुने के 5-5 साल से लोगों को बंद रखना, हम समझते हैं कि ये सारे फंडामेंटल नॉर्म्स का वायलेशन है।